आज हम बात करेंगे एंजल वन की। एंजल वन काम क्या करता है ये सबको पता है। ठीक है, एक बार पहले चार्ट के बारे में बात करते हैं, फिर सेबी के रूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैंने आपको एक स्ट्रेटजी सिखाई थी कि आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करनी है? जिसमें मैक्सिमम पॉइंट टच करे। मैक्सिमम पॉइंट टच करे, चाहे बॉडी हो चाहे शेडो हो, कुछ भी टच करे पर मैक्सिमम पॉइंट टच करने चाहिए। ठीक है, मैंने मैक्सिमम पॉइंट टच करवा दिए यहाँ पे, और आपके ये जो मैक्सिमम पॉइंट टच कर गए। ठीक है, और मैक्सिमम पॉइंट टच करने चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट तो होने ही चाहिए। यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा और पांचवा। उसके बाद एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया एक अच्छे से वॉल्यूम के साथ। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या होनी चाहिए थी? कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए। देख रहे हैं आप, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है काफ़ी अच्छी, ये देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद मूविंग एवरेज बिल्कुल पास पास इकट्ठे हो गए। देख रहे हैं आप, मूविंग एवरेज कितने पास पास इकट्ठे हो गए, यहाँ पे कितने पास पास इकट्ठे हुए हैं। और इस स्ट्रेटजी का टारगेट क्या होता है? जहाँ से आपने डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, जहाँ से भी आपने डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, मैं एक बार ये हटा देता हूँ। ओके, ठीक है, जहाँ से भी आपने ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी वहाँ तक का ये टारगेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम टारगेट देखें, तकरीबन 34-33% का अपसाइड है। एक बार और देखते हैं। ठीक है, हम मल्टीपल चार्ट कन्फर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देख रहे हैं, देखिए आप ये पॉइंट देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितनी बार इसने सपोर्ट लिया है। एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, ठीक है, फिर तीसरा सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया हमारा। ठीक है, ये देखें, ये देखें। ठीक है, अब इसका अगर मैं टारगेट नापूं तो इसका टारगेट कितना आता है? इसका टारगेट हमारा आएगा तकरीबन उसी पॉइंट के आसपास। उसी पॉइंट के आसपास ही आ रहा है हमारा टारगेट, जो पहले वाला आ रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेबी के जो नए रूल आए हैं उस पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सेबी के जो नए रूल आए हैं, पहला रूल कि रिबेट वाला रूल क्या कह रहा था कि रिबेट का मतलब क्या है? पहले तो आप ये समझिए। जैसे हमारे यहाँ दो एक्सचेंज हैं। दो एक्सचेंज कौन कौन से हैं? एनएससी और बीएससी। एनएससी कहता है जो ब्रोकर हमारे पास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लेकर आएगा उसे हम अपनी कुछ चार्जेस का, जो एनएससी चार्ज करती है उसका कुछ परसेंट हम ब्रोकर को दे देंगे। जो भी वहाँ पे ट्रेड करता है एनएससी पे, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। ठीक है, हम उस कुछ चार्ज का कुछ परसेंटेज ब्रोकर को दे देंगे। जैसे 100 रुपये कमाए एनएससी ने और 20 रुपये दे दिए एंजल वन को। ठीक है, तो उस तरीके से जब एंजल वन को वापस करे तो एंजल वन का रिवेन्यू थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो क्या एंजल वन ने अपना बिजनेस इसी के लिए चलाया था कि मुझे रिबेट मिलेगा जब भी मैं पैसा कमाऊंगा? नहीं। ठीक है, उनके पास कई और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, एफडी, ठीक है, एएमसी, ठीक है, ये काफ़ी कुछ कर रहे हैं, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। दूसरा रूल क्या है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से इसका रिवेन्यू बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से बहुत ज़्यादा रिवेन्यू आता है। तो आप समझिए, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइज़ अब बढ़ा दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का मतलब पहले समझिए, जस्ट सपोज़ एक 25,000 का शेयर है और आपके पास ये कंडीशन लगाई गई है कि आपको 25 शेयर तो खरीदने ही पड़ेंगे कम से कम, और 25 के मल्टीपल में ही खरीद सकते हो। 25, 50, अगर आपने 25 शेयर का एक पेयर खरीदा तो वो आपको पड़ेगा 6,25,000 का। ठीक है, अच्छा, और आपको ये कहा जाता है कि आप ये जो 6,25,000 का माल है, 25,000 का माल है, ये आपको इतने रुपए नहीं देने हैं, आपको 50,000 रुपये में ही ये पोजीशन बना सकते हो।
तो अब सेबी ने क्या कहा है कि अब हम मिनिमम 25 शेयर की कंडीशन नहीं रखेंगे, अब हम रखेंगे कंडीशन कितने शेयर की, अब हम कंडीशन रखेंगे 50 शेयर की। तो 50 शेयर की जब कंडीशन रखेंगे तो 50 शेयर हमारे 25,000 के हिसाब से कितने के पड़ जाएंगे, यहाँ 25,000 से मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, निफ्टी के कितने, एक लॉट में 25 शेयर मान लीजिए आप, ठीक है। अब वो जो लॉट है वो लॉट साइज बढ़ जाएगा, वो लॉट साइज हो जाएगा 50 का। तो 50 का जब साइज लॉट साइज होगा तो वो 50 का लॉट साइज कितने का पड़ेगा, 12.5 लाख का। तो आपको 12.5 लाख रुपए, क्या 12.5 लाख सच में देने पड़ते हैं डेरिवेटिव्स में? नहीं। आप 12.5 लाख की पोजीशन कैसे पा सकते हो, 80,000, 90,000 या फिर 1 लाख देके, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि कोई शराबी इतनी आसानी से शराब छोड़ देगा क्या, कि सरकार ने बोतल के रेट बढ़ा दिए, वो चोरी करेगा कि कुछ भी करेगा, मतलब पैसे तो लाएगा वो पीने के लिए, ठीक है। नशा होती ही इतनी बुरी चीज़ है, ठीक है, नशा चाहे किसी भी चीज़ का हो। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी रिटेलर्स के लिए एक नशा है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, चाहे सेबी कुछ भी रूल बनाए, ठीक है। और ये सिर्फ एक, ठीक है, रोका नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है रिटेलर्स को इतनी आसानी से रोका जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता, ठीक है, रिटेलर्स मानेंगे, ठीक है। सबको पता है इसके बैड इफ़ेक्ट, उसके बावजूद सारा डेटा पड़ा है, उसके बावजूद लोग इतना ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट भी देख लेते हैं हम एंजल वन की एक बार। बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट कैसी है एंजल वन की, ठीक है। बैलेंस शीट में देखिए, अच्छा, ये बिज़नेस आने वाले दिनों में बहुत बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ये बिज़नेस आने वाले दिनों में? क्योंकि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी लोगों की, वैसे वैसे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। दिन पे दिन नए ट्रेडिंग अकाउंट खुलते जा रहे हैं, नए डीमैट अकाउंट खुलते जा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों को अब शेयर मार्केट के बारे में पता चल रहा है, नॉलेज आ रही है कि यहाँ पे पैसा बनता है। तो एक बार देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अभी ये स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। तो मतलब इसका अभी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, अभी ग्रोथ अभी आने वाले टाइम में जैसे जैसे मार्केट में पैसा लोग लगाएंगे वैसे वैसे नए डीमैट अकाउंट खुलेंगे। अब एंजल वन के भी कस्टमर बेस बढ़ता ही जा रहा है दिन पे दिन, ठीक है। इसका पी देखिए, 20 का पी, ठीक है, कम ही पी पे चल रही है। आर ओ सी देखिए कितना इम्प्रेसिव आर ओ ई है, ठीक है, आर ओ सी है 38.7 का, और आर ओ ई कितना है 43.3 का, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की। डेप्ट टू इक्विटी, इसके पे डेप्ट कितना है, 25,000 करोड़, सॉरी 2,500 करोड़ का तकरीबन। एक बार यहाँ पे मैंने डेप्ट टू इक्विटी नहीं दे रखा, फिर भी एक बार ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एडिट रेशियो में गए और हमने यहाँ पे सर्च करा डेप्ट टू इक्विटी। डेप्ट टू इक्विटी है, आई थिंक मैंने ही नहीं देखा कहीं। ओके ओके ओके, कहाँ गया कहाँ गया, डेप्ट टू इक्विटी, ये रहा 0.84, ठीक है, 0.84। अब ये कोई कहेगा कि ये इस पर डेप्ट ज़्यादा है, समझिए जो एंजल वन का बिजनेस है ना, वो मार्जिन ट्रेडिंग भी करवाना है, मार्जिन प्रोवाइड करवाता है। तो मार्जिन एक तरीके का लोन ही होता है, जिस पर लोन देके वो इंटरेस्ट कमाता है, ठीक है। अगर मार्जिन नहीं देगा तो उसके मतलब एक तरीके से ये बैंकिंग सेक्टर की तरह है, मतलब यहाँ पे भी लोन से इतना कोई, बोरिंग से इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। चलो नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट देख रहे हैं आप, दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। सेल्स देख रहे हैं आप, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हाईएस्ट एवर सेल है, ठीक है। और प्रॉफिट मार्जिन्स देखिए, प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। एक बार ईयरली पे देखते हैं, 2015 में ये देखिए 450 करोड़ की थी सेल्स थी, अब कितने की हो गई है, 4870 करोड़ की प्रॉफिट, सॉरी सेल्स हो गई है। अब नेट प्रॉफिट देखिए, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, ये देखिए हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, ठीक है। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए इनकी कितनी अच्छी आ रही है प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। इनका खुद का पैसा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, रिजर्व बढ़ता ही जा रहा है, बोरोइंग्स भी बढ़ती जा रही है, मैंने बोरोइंग्स का बता दिया है आपको, ठीक है। ओके, और बात कर लेते हैं इनकी स्ट्रॉन्ग हैंड की होल्डिंग की। देखिए 35%,
प्रमोटर के पास है, एफ के पास भी 15% है, और यहाँ 14% डी के पास है। ठीक है, और तकरीबन आई थिंक ये टोटल करने पे आएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये 5 हो गए, ये 10, मतलब 10-15% यहाँ पे भी के पास है। ठीक है, मतलब पब्लिक बहुत ही कम है। ठीक है, और ट्रेड्स में जाके देखते हैं, बल्क डील में देखिए, बल्क डील में ये आपने देखा होगा, ये जो शेयर्स खरीदे किसी ने, ठीक है, मतलब इन्होंने बाय करे और सेल कर दिए। आपको ये पता है बल्क डील में क्या होता है? ठीक है, बल्क डील में क्या करते हैं, इन कंपनियों को ये कहा जाता है कि हमारे लिए शेयर्स खरीद दो मार्केट से, तो इन्होंने ऑनलाइन शेयर खरीदे और ऑफलाइन सेल कर दिए, जैसे विजय केडिया साहब के लिए मान लीजिए, ठीक है, सेल कर दिए। उसी तरीके से इन्होंने पहले भी देखिए करिए करा है सेम, इन्होंने खरीदा और सेल कर दिया। ठीक है, तो मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी खरीद रहे हैं। ठीक है, तो एक अच्छा शेयर है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कृपया करके इसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप इसकी स्टडी करें कि कैसे स्टडी करती हैं। ठीक है, और माफ़ करिए मैं इतना अच्छी तरीके से नहीं बोल पा रहा क्योंकि मुझे कुछ हेजिटेशंस होते हैं बोलते टाइम। ठीक है, तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ करिएगा।